बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस या कॉन्वर्जेंट बहुत शुद्ध बोलें तो। और बात किसकी करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन की कि कोई सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट कब होता है। ठीक है जी। तो आप क्या काम करेंगे, एक सीक्वेंस ले लेंगे और कॉन्वर्जेंट मीन्स होता है कि किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ सिकुड़ रहा है, कहाँ इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैसे करके कि मैंने क्या किया, पहले मैं एक अच्छी चीज समझाता हूं। मैंने अपने घर में एक दीवार लगाई हुई है बहुत बढ़िया। ठीक है, और मेरे घर में कुछ पत्ते बिखरे हुए पड़े हैं, बिखर गए पत्ते। और सपोज इधर से हवा चली, चल गई हवा, हवा चली तो ये पत्ते कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, दीवार की जड़ में। तो थोड़ी देर बाद सीन ये होगा कि पत्ते भैया यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और कुछ एक आध पत्ता इधर लुढ़का रहेगा। ठीक है, तो मैं ये दिखूंगा कि पत्ते सिकुड़कर कहाँ इकट्ठे हो गए, दीवार पर। ठीक है, तो ये पत्तों को मान लो सीक्वेंस के टर्म्स। पत्तों को क्या मान ले, सीक्वेंस के टर्म। वो किसी नंबर पर इकट्ठे हो जाएं तो कह देंगे कि सीक्वेंस वहां क्या कर रहा होगा, कन्वर्ज। लेकिन इकट्ठे होने की शर्त यह है कि एक ही जगह इकट्ठे हों। ऐसा नहीं है कि इधर भी इकट्ठे हो रहे हैं, इधर भी इकट्ठे हो रहे हैं, एक जगह ही। ऐसा कुछ मुझे देखने के लिए एक आध सीक्वेंस में मिला भी है। मैंने 1/n सीक्वेंस आपको दिया था, बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है वो समझाने के लिए। 1/n सीक्वेंस अगर इसे खोलूं तो कैसे खुलता है कि 1,1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे खुला। नंबर लाइन पर अगर इसका रिप्रेजेंटेशन मैं देखूं तो यहाँ आपका 0 है, यहाँ आपका 1 है। तो पहले हमारा 1 आएगा यहाँ। ठीक है, 1/2 बीच में, 1/3 यहाँ, 1/4 यहाँ, 1/5 यहाँ, 1/6 यहाँ, 1/7 यहाँ, 1/8 यहाँ, 1/9 यहाँ, 1/10 यहाँ। और ऐसे ही करते 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 वो दीवार और पत्तों को देख लीजिए। ठीक है, तो नंबर कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जीरो पर हो रहे हैं। तो हम ये कह देंगे कि ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है। आगे बात समझ में बढ़िया दिख रहा है। यहाँ नंबर इतने पास पास हो जाएंगे कि अपनी पहचान तक खो बैठेंगे। यहाँ एकदम से भीड़ लग गई और इसी भीड़ को बोलते हैं डेंसनेस। क्लियर। तो इस तरफ बढ़ते जा रहा हूं तो लाइनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, यानी ये टर्म्स हैं थोड़ी दूर दूर बैठी हैं, लेकिन जीरो के आस पास आकर क्या थक्का सा जम गया एक। ठीक है, तो ये मुझे कहाँ कन्वर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, सीक्वेंस जीरो पर। क्लियर हो रही है बात। हमने ये कहा था कन्वर्ज करता हुआ तभी बोलेंगे जब एक ही जगह पर इकट्ठे हों। अगर एक से ज्यादा जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर कन्वर्ज होना नहीं बोलेंगे। एक सीक्वेंस और है कि जो कन्वर्ज नहीं है, कन्वर्ज नहीं करता, -1 to the power n। ये सीक्वेंस देखूं तो खुलता है -1 1, -1 1, -1 1 एंड सो ऑन, ऐसे खुलता है ना। अब हमने नंबर लाइन बना ली, ये रहा बीच में जीरो, ये रहा -1 और ये रहा +1। अब देखूं मैं तो पहले -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 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 -1 आएगा। कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, एक तो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और एक यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसमें कितनी जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, दो जगह पर। तो ये वाला सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। आगे बात समझ में, एक ही जगह पर इकट्ठे होने चाहिए। इसमें कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जीरो पर। तो ये कन्वर्ज कर रहा है किस पर, जीरो पर। अब डेफिनेशन देखते हैं।
चूंकि जैसी बात चल रही है, सुनने में आ रहा है कि आपके पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू। अब उसमें से आपको मल्टीपल चॉइस नहीं कह सकते, सिंगल चॉइस ही रहेगा, चार में से एक करने के लिए रहता है, एक टिक करने के लिए। ठीक है, जो भी जैसे भी आप बोलना चाहो, जैसे आप प्रेफर करते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, कुछ तो टिक मार बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो आप ज्यादातर कन्वर्जेंट किससे चेक करोगे? नंबर लाइन से। ऐसे करके नंबर लाइन बनाना सीखेंगे और किसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, सीक्वेंस आपको मिलेगा, देख लेंगे लिमिट कहाँ है। अगर एक से ज्यादा जगह पर ये जमावड़ा हो रहा है तो फिर कन्वर्ज नहीं कर रहा होगा। डेफिनेशन की बात कर लेता हूं, डेफिनेशन के ऊपर काम भी करूंगा थोड़ा सा। ये कह रहा है अ सीक्वेंस एस एन इज सेट टू कन्वर्ज टू अ नंबर एल। किसी सीक्वेंस एस एन को हम किस पर कन्वर्ज करता हुआ बोल देंगे? एल पर। यहाँ एल की तरह कौन ट्रीट हो रहा है? जीरो। और सीक्वेंस ये है ना? तो किसी सीक्वेंस एस एन को हम एल पर कन्वर्ज करता हुआ बोल देंगे यदि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए एम। किस प्रकार कि मॉड ऑफ एस एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। इसका मतलब ऐसे समझे कि पहले क्या आएगा? एप्सिलॉन आएगा, बहुत छोटा सा पॉजिटिव। एप्सिलॉन आ गया, बहुत छोटा सा पॉजिटिव। उस एप्सिलॉन के लिए मुझे अपने आप मिलेगा क्या? एक नेचुरल नंबर एम। और कैसा नेचुरल नंबर? पॉजिटिव। नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होता है, सॉरी। एक नेचुरल नंबर क्या मिलेगा मुझे? एम। किस प्रकार कि एमएथ टर्म, एमएथ और एमएथ टर्म के बाद जितनी भी टर्म आ रही होंगी उनकी एल से दूरी किससे कम हो जाएगी? एप्सिलॉन से भी कम हो जाएगी। तो हम आपको ये करके दिखाते हैं। यहाँ सीक्वेंस हम यही रखते हैं, एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, एन अपॉन एन प्लस वन नहीं, वन अपॉन एन, सॉरी, वन अपॉन एन सीक्वेंस। और अगर इसको खोलें तो वन कॉमा वन अपॉन टू कॉमा वन अपॉन थ्री, वन अपॉन फोर एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? इसको नंबर लाइन पर आप बढ़िया वाला एक्सप्रेस कीजिए। ये रहा जीरो आपका और ये रहा आपका वन। ठीक है, पहली टर्म क्या आएगी? वन। ये रही पहली टर्म। दूसरी टर्म क्या आएगी? वन अपॉन टू, बिल्कुल बीचों बीच वन अपॉन टू एस टू। तीसरी टर्म एस थ्री, इससे तो थोड़ा सा आगे होगी, यहाँ एस थ्री। चौथी टर्म एस फोर, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में एस फोर। एस फाइव, पांच हिस्से होने तो ये एस फाइव। एस सिक्स ले लेता हूं, एस सिक्स कहीं यहाँ आएगी, एस सिक्स आ गए। यहाँ एस सेवन, एस एट, एस नाइन, एस टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16। और फिर डेंसनेस होती चली जाएगी, मैं कभी भी जीरो पर नहीं पहुंच पाऊंगा। आगे बात समझ में? अब डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ये सीक्वेंस कहीं कन्वर्ज कर रहा है तो हर एप्सिलॉन के लिए आपको एम मिलना चाहिए। यही तो थी डेफिनेशन। किस प्रकार? डेफिनेशन ये थी कि अगर इस प्रकार है कि एस एन को हम किसी नंबर एल पर कन्वर्ज करता हुआ बोल देंगे कब? इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, या एनी बोल दो, for every epsilon positive there exists m belongs to n such that mod of Sn minus L is less than epsilon for all n is greater than or equal to m। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन होगा बहुत छोटा सा पॉजिटिव होगा। तो सपोज टू बी मैंने एप्सिलॉन मान लिया 0.25। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो मुझे m मिलना चाहिए, यानी हर एप्सिलॉन के लिए मुझे m मिलना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं कि मैंने कितना माना है, लिमिट कितनी है मेरी, l क्या है मेरा इस सीक्वेंस के लिए? जीरो है।
तो एक काम करो, यहां से इतनी चौड़ाई की एक लाइन खींच लो, 0 से लेकर और 0.25 की, तो वो आ जाएगा यहां तक की लाइन। ये क्या है, 0.25। आगे बात समझ में? इतनी दूरी खींच ली भाई, सारी दूरी 1 है तो चौथाई दूरी कितनी हो जाएगी, 0.25। अब ये देखो कौन सी टर्म और उसके बाद की टर्म इस चौड़ाई के अंदर आ रही हैं। पहली, दूसरी, तीसरी अभी तक बाहर है, लेकिन चौथी और चौथी के बाद की जो टर्म है, चौथी और चौथी से बाद की जो आ रही है, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं एंड सो ऑन, उनकी दूरी 0 से किससे कम रह रही है, 0.25 से। एप्सिलॉन इसको ही तो माना था, तो इस एप्सिलॉन के लिए जो मेरा m है वो कितना आएगा, 4। ठीक है, और ऐसे लिखूंगा कि मॉड ऑफ Sn-0 is less than 0.25 for all n is greater than or equal to 4। अब बहुत गौर से समझना कि ये कितना, 4, यानी चौथी और चौथी के बाद की जितनी भी टर्म्स होंगी, ये 4 है ना, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि चौथी और चौथी के बाद की जितनी टर्म्स हैं, उन सभी टर्म्स की 0 से दूरी किससे कम रह रही है, 0.25 से। ठीक है, तो इस जब ये एप्सिलॉन मिला तो इस एप्सिलॉन के लिए मुझे क्या मिल गया, तुरंत m मिल गया। ठीक है, अब कोई और एप्सिलॉन ले लो, सपोज टू बी, अब की बार आपने एप्सिलॉन लिया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.20। तो अब की बार मैं इतनी लेंथ खींचता हूं, तो ये लेंथ रहेगी मेरी इतनी। ठीक है, ये लेंथ कितनी, 0.20। तो मैं देखता हूं कि कब इसकी रेंज में पहुंचूंगा, कौन सी टर्म के बाद। तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी और पांचवी के बाद की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी इस दूरी के अंदर आ रही हैं, यानी उनकी दूरी 0 से किससे कम रह रही है, 0.20 से। क्लियर होगी बात? तो मैं यहां एक काम कर रहा हूं, चूंकि छोटी करने की बात चल रहा है तो इसमें जरा सुधार कर लेता हूं कि इसकी तो दूरी बिल्कुल एग्जैक्ट 0.25 है चौथी की। ठीक है, तो यहां मैं कर देता हूं 5। या फिर ये इक्वल टू का साइन मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, कि अब तो देखो पांचवी यहां है, S5 यही तो है, पांचवी और पांचवी के बाद की जो दूरी है वो किससे छोटी रह रही है, 0.25 से। तो यहाँ m इक्वल टू कितना कर दूंगा मैं, 5 कर दूंगा, या फिर मुझे वो इक्वल टू का साइन हटाना पड़ता है अगर एग्जैक्ट की बात करूं तो। क्लियर? और अब मैंने एप्सिलॉन कितना लिया है, 0.20। तो 0.20 का खाना आ रहा है यहां तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, अभी तो बराबर आई है, लेकिन अंदर कब आएगी, छोटी दूरी इसके अब छोटी होनी शुरू हो जाएगी यहाँ के बाद। तो आप देखोगे कि छठी और छठी के बाद की जो टर्म्स हैं उनकी 0 से दूरी किससे कम रह रही है, 0.20 से। तो यहाँ एक शब्द हुआ छठी। तो इस एप्सिलॉन के लिए मुझे m क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? किस प्रकार कि मॉड ऑफ Sn-0 is less than 0.20 for all n is greater than or equal to 6। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ इक्वल का साइन तो मुझे 6 लिखना पड़ेगा, अगर इक्वल का साइन नहीं लगाता तो फिर 5 से काम चल जाता। बताइए कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। अगर हर एप्सिलॉन के लिए m मिल रहा है भाई, बार बार मैं एप्सिलॉन लिखता हूँ खुद से, उसके लिए क्या ढूंढता हूँ, m। हर बार मैं खुद से एप्सिलॉन लिखता हूँ और उसके लिए क्या ढूंढता हूँ, m। अगर हर एप्सिलॉन के लिए मुझे m मिलता गया तो मैं ये कह दूंगा कि ये जो मेरा सीक्वेंस है ये किस पर कन्वर्ज कर रहा होगा, 0 पर कन्वर्ज कर रहा होगा। आगे बात समझ में? ये डेफिनेशन है किसकी, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस की।
कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, आप हर बार नया एप्सिलॉन लाइए, मैं आपको गारंटेड एम दूंगा। आप हर बार नया एप्सिलॉन लाइए, मैं आपको क्या दूंगा? एम दूंगा। आप कोई भी एप्सिलॉन फेंकिए, मैं आपको पक्का क्या दूंगा? एम। अगर हर एप्सिलॉन के लिए एम मिल गया तो सीक्वेंस कैसा हो जाएगा? कॉन्वर्जेंट। क्लियर होगी? चलिए आगे। तो ये डेफिनेशन हुई किसकी? कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो यहां तक हो गई। और ये जो नंबर एल लिया जाता है ना, जिससे दूरी निकाली जाती है, वहां जीरो से निकाली जा रही थी, यहां किससे निकाली जा रही है? एल से। कि द नंबर एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एस एन। ये जो नंबर एल है, ये क्या कहलाता है? सीक्वेंस की लिमिट कहलाता है। और ऐसे लिख सकते हैं हम कि जब एन इन्फिनिटी की तरफ चल रहा हो तो सीक्वेंस किसकी तरफ जाएगा? एल की तरफ। वहां किसकी तरफ जा रहा था? अभी जो एग्जांपल था उसमें किसकी तरफ जा रहा था? जीरो की तरफ। ठीक है। या फिर लिखने का तरीका ये भी बहुत बढ़िया है, इस तरीके से लिख सकते हैं, यही हम यूज करेंगे कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल। या ये तरीका है कि लिमिट एस एन इज इक्वल टू एल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और आगे कह रहा है कि द पॉजिटिव इंटीजर एम डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, यानी हम एप्सिलॉन को देखकर ही एम लाते हैं। यही तो था, जैसा एप्सिलॉन ऐसा उसके लिए एम। ये रहा आगे, जैसा एप्सिलॉन वैसा उसके लिए एम, जैसा एप्सिलॉन वैसा उसके लिए एम। क्लियर हो गई बात? ठीक है। कुछ और बातें पढ़ते हैं। तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आपको पक्का याद होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 की तरफ आ जाओ। स्टेटमेंट करेंगे इसका और अंडरलाइन करेंगे। आपके पास अगर बुक है या कोई भी है, वन लाइनर लिख लेंगे। ठीक है। ये कह रहा है कि इफ एस एन इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन निगेटिव नंबर्स। नॉन निगेटिव नंबर का मतलब है कि सीक्वेंस में कोई भी टर्म निगेटिव नहीं है। ठीक है, जीरो हो सकती है लेकिन निगेटिव नहीं है। कि इफ एस एन इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन निगेटिव टर्म सच दैट, कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ रही है? एल। तो फिर जो लिमिट है वो भी कैसी रहेगी? नॉन निगेटिव ही रहेगी। अगर सीक्वेंस में एक भी टर्म निगेटिव नहीं है तो लिमिट कभी निगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? ध्यान रखेंगे पक्का। नॉट आ गया जी। अ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर, यानी ऊपर वाली बात को ही दोबारा कह दिया गया है। हम तो अगर हम पढ़ने के लिए बुक्स यूज करते हैं और हमारे पेपर सपोज टू बी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन करते रहना पड़ेगा, या एक कॉपी बनाकर बढ़िया वाली आप वन लाइनर स्टेटमेंट इनको लिख कर रखेंगे और समझ कर रखेंगे। क्लियर? तो आप एक बढ़िया वाली कॉपी बना लीजिए साफ साफ, और उसमें वन लाइनर स्टेटमेंट्स को लिखते रहिए। ठीक है। आगे कह रहा है अ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। एक नॉन नेगेटिव नंबर्स का सीक्वेंस है, उसकी लिमिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऊपर भी मैंने यही बात करी थी। नंबर 2, बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है जो नंबर 2 पर आई है। ऐसे सवाल ही पूछे जाएंगे आपसे। ये कह रहा है कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एल है और लिमिट अब की बार निगेटिव है, जीरो से छोटी, तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट कि एस एन इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। भैया सीक्वेंस की लिमिट कैसी है? अब की बार निगेटिव है। कुछ भी ऐसे ले लो, यहां जीरो है और सीक्वेंस की लिमिट यहां बैठी हुई है, जीरो से पीछे तो निगेटिव हो गई। और सीक्वेंस सपोज टू भी इधर से चल रहा है। तो सीक्वेंस चला चला चला, ऐसे चलता गया, यहाँ थक्का जमेगा, ऐसे करके जमावाड़ा हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवीं टर्म के बाद सारी की सारी टर्म क्या हो रही होंगी? निगेटिव हो रही होंगी। क्लियर? तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं, और बढ़िया बात हिंदी में भी लिख लिया करो कभी कभी कहीं कॉपी में या कहीं भी, कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट निगेटिव है, ठीक है, तो उसके अंदर इनफाइनाइट संख्या में टर्म्स होंगी जो निगेटिव होंगी। ठीक है।
कितने टाइम आ रही होंगी नेगेटिव टर्म्स? इनफाइनाइट टाइम्स। क्लियर हुआ? चलिए नंबर 3 पर आ जाओ। ये बात यही बताई थी कि अगर एस एन कन्वर्ज कर रहा है एल पर और एल नेगेटिव है तो कोई एक फिक्स नंबर ऐसा आएगा जिसके बाद की सारी टर्म क्या हो जाएंगी? निगेटिव। तो यहाँ देख पा रहे हो कि एक फिक्स नंबर के बाद सारी टर्म क्या होनी शुरू हो गई हैं? निगेटिव होनी शुरू हो गई हैं। नंबर 3, अ सीक्वेंस एस एन इज कॉल्ड अ नल सीक्वेंस इफ लिमिट ऑफ एस एन, ये सवाल पूछा जाता है जी। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना हम, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट 0 आ रही है तो ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाएगा? नल सीक्वेंस कहलाएगा। मतलब आपको जस्ट नॉट ओनली एक सब्जेक्ट की तरह ही नहीं पढ़ना है, अवेयर भी रहना है कि नाम क्या क्या है, क्योंकि वो या तो क्वेश्चन पूछेगा या नाम पूछेगा। ठीक है? यहां तो ये भी नहीं है कि जी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कुछ और कर दो, फॉर्मूला लिख दो। नहीं, यहाँ तो आपका सही है तो सही माना जाएगा और गलत है तो फिर गलत ही हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट 0 आती है क्या कहलाता है? वो नल सीक्वेंस। आपने अभी एक सीक्वेंस के दर्शन करे थे 1/n के। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूं, ये जो सीक्वेंस है ना हमारा 1/n इज अ नल सीक्वेंस, क्योंकि इसकी लिमिट क्या आती है? 0। तो जिस भी सीक्वेंस की लिमिट 0 आती है वो कहलाता है नल सीक्वेंस। थ्योरम नंबर 2 की बात करते हैं। अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट। मैंने ये कहा था, वो जो पत्ते इकट्ठे हुए थे। ठीक है? प्लीज टर्न ऑफ द फैन। हाँ, चलो फैन बंद कर दो। हाँ, बात ये चल रही है कि अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट। कोई भी सीक्वेंस एक से ज्यादा जगह कन्वर्ज नहीं कर सकता। मैंने शुरू में ही कहा था पत्ते केवल एक जगह इकट्ठे होने चाहिए। ठीक है? अगर दो जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर कन्वर्जेंट नहीं माना जाएगा। यानी सीक्वेंस की अगर लिमिट आती है तो वो यूनिक होनी चाहिए। कभी भी लिमिट दो नहीं हो सकती, लिमिट एक केवल क्या रहेगी? एक। क्लियर? तो अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट, यानी द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है? जैसे इस सीक्वेंस की लिमिट 0 थी, ये कहां कन्वर्ज कर रहा था? 0 पर। तो 0 के अलावा और कहीं कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है? दो जगह नहीं कन्वर्ज कर सकता, केवल कितनी जगह कन्वर्ज कर सकता है? एक जगह ही। तो लिमिट ऑलवेज क्या होती है? यूनिक। नंबर 3 पर आ जाते हैं। ये बड़ा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना है जी। कि इफ एस एन कन्वर्जेस टू एल, अगर सीक्वेंस कहां कन्वर्ज कर रहा है? एल पर। तो सारे सब सीक्वेंस भी कहां कन्वर्ज करेंगे? एल पर ही। ठीक है? जहां भाई साहब जा रहे हैं वहीं वो छोटे मोटे जाएंगे। ठीक है? तो अगर एस एन की लिमिट एल आ रही है तो सभी सब सीक्वेंसेस की लिमिट भी क्या आएगी? एल ही आएगी। क्लियर? जहां सीक्वेंस कन्वर्ज करता है उसके सारे सब सीक्वेंस भी वहीं कन्वर्ज करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे कॉपी में वन लाइनर और पढ़ेंगे। हिंदी में याद रखो, इंग्लिश में याद रखो, अल्टीमेटली ये याद रखो कि जहां सीक्वेंस कन्वर्ज करता है वहीं कन्वर्ज करते हैं उसके सारे सब सीक्वेंसेस। क्लियर? एक कॉरलरी है। कॉरलरी क्या कह रही है? कि ऑल सबसीक्वेंसेस ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। ऊपर वाली बात को कह दिया है कि जहां, मतलब सीक्वेंस कैसा है मेरा? पहली बात तो कन्वर्जेंट, तो कहीं ना कहीं जा रहा होगा, सब सीक्वेंस भी वहीं जाएंगे। ठीक है? सेम लिमिट पर ही कन्वर्ज करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे। अब कहीं हम ये काम कर पाए कि नॉट to show that a given sequence is not convergent, it is enough to show that two of its subsequences converge to different limits। हमने कोई सीक्वेंस लिया और ये दिखा दिया कि उसके सबसीक्वेंस अलग अलग कन्वर्ज कर रहे हैं, उसके सबसीक्वेंस अलग अलग कन्वर्ज कर रहे हैं। अगर हमने ये दिखा दिया तो फिर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि
अगर कन्वर्जेंट होता तो सारे सबसिक्वेंस एक ही जगह कन्वर्ज करते, लेकिन हमने ये दिखा दिया कि सबसिक्वेंस अलग अलग कन्वर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब सीक्वेंस ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ऐसा एक एग्जांपल हम दे भी सकते हैं यहाँ से कि -1⁻n सीक्वेंस के दो सब सीक्वेंस बनाए थे हमने। एक बनाया था कांस्टेंट -1, इसमें -1 कॉमा -1 कॉमा -1 एंड सो ऑन चलता चला जाता है, और एक बनाया था 1, ये बनता है 1,1,1,1 एंड सो ऑन। तो देख पा रहे हो कि ये भी सब सीक्वेंस है और ये भी सब सीक्वेंस है, तो ये तो कन्वर्ज करता है -1 पर, ठीक है, और ये वाला कन्वर्ज करता है 1 पर। तो ये दो सबसीक्वेंस ऐसे मिल गए जो अलग अलग कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट। आई बात समझ में भाई साहब? ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट। थ्योरम नंबर 4 बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थ्योरम नंबर 4, तो नॉट कन्वर्जेंट दिखाने का एक रास्ता ये भी होता है कि दो सीक्वेंस ले लो, उनको अलग अलग कन्वर्ज करा कर दिखा दो, दो सब सीक्वेंस। तो यहाँ दो सब सीक्वेंस लिए अलग अलग कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं करेगा। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं। ये कह रहा है कि इफ द सबसीक्वेंस s2n-1 and s2n of the sequence sn converge to the same limit l, तो then the sequence sn converge to l। एक काम करो, एक सीक्वेंस है आपके पास, उस सीक्वेंस के दो सब सीक्वेंस बना लो। एक तो लेकर बना लो इवन इवन टर्म्स का s2n, समझ गए, कि दूसरी चौथी छठी आठवीं 10वीं इन टर्म्स का ले लेकर बना लिया। एक ऑड नंबर वाली टर्म्स का लेकर बना लिया s2n-1। इसमें आ रही होंगी भाई साहब आपकी पहली तीसरी पांचवी, बन गए। तो ये कह रहा है कि इफ द सबसिक्वेंसेस s2n-1, ये तो ऑड ऑड वाली को लेकर बना लिया है, और ये किस किस को इवन इवन वाली को लेकर बना लिया है, कि इफ द सबसिक्वेंसेस s2n एंड s2n ऑफ द सीक्वेंस sn, ओरिजिनल सीक्वेंस ही sn है, कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, यानी ये वाला भी l पर जा रहा है और ये वाला भी l पर जा रहा है, तो फिर इसकी मजबूरी हो जाएगी कहाँ जाने की, l पर ही जाने की। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो हमने यहाँ दो सीक्वेंस तैयार किए हैं, एक ऑड सफिक्स वाले ले लेकर बनाया है, एक इवन सफिक्स वाले ले लेकर बनाया है, ठीक है। अब ये दो सबसीक्वेंस जहां कन्वर्ज कर रहे होंगे वहीं मेरा ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा होगा। आगे बात समझ में? बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये बहुत बढ़िया बात मिली थ्योरम नंबर 5 से कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हमें ये पता चल गया कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो पक्का कैसा होगा, बाउंडेड, ठीक है। लेकिन बाउंडेड होने पर कन्वर्जेंट होने की गारंटी नहीं है। मतलब ये गारंटी है कि अगर कन्वर्जेंट है तो पक्का कैसा होगा, बाउंडेड होगा। लेकिन अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होने की गारंटी नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है कि द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल देंगे हम आपको, उससे पहले कुछ चीज लिखवा देते हैं। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो पक्का क्या होगा, बाउंडेड। चलाएंगे। मुझे एक बात पता चला, नंबर एक कुछ रिजल्ट्स लिख लेता हूं कि अगर सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है तो भाई साहब पक्का कैसा होगा, बाउंडेड होगा। लेकिन अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो फिर कन्वर्जेंट होने की गारंटी नहीं है। कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब कह नहीं सकते। मैंने कहा भाई एक सीक्वेंस है बाउंडेड है, तो आप कहोगे हमें क्या पता कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा।
अब मैं कहने लगा भैया एक सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है, तो आप कह देंगे पक्का बाउंडेड है फिर तो, ठीक है। और एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, नंबर 3, कि नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, तो दिस इंप्लाइज नॉट कन्वर्जेंट। आई समझ? अब की बार हमने बोला बाउंडेड नहीं है, तो आप तुरंत क्या समझ जाओगे कि फिर कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। तो ये 3 रिजल्ट हैं, बहुत बढ़िया, ये पूछे जा सकते हैं। अगर कन्वर्जेंट है तो पक्का बाउंडेड होगा, बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होने की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर नॉट बाउंडेड है तो पक्का कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, इनके एग्जाम्पल में दे देता हूं। 1/n सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है, 0 पर कन्वर्ज करता है, इसको हमने ऐसे बनाया भी था, 1 से शुरू होता है और कहां पर सिमट जाता है, 0 पर। सब कुछ 0 और 1 के बीच में ही रहता है, तो बाउंडेड हो गया, पहला हुआ पास। अब कोई बाउंडेड सीक्वेंस, ये राजी बाउंडेड सीक्वेंस, ये रहा बाउंडेड सीक्वेंस, इसका रेंज सेट फाइनाइट था, बाउंडेड दिखाया था मैंने, ठीक है। तो खुलता कैसे है, -1, 1, -1, 1, -1 एंड सो ऑन। तो ये बाउंडेड तो था लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि पत्ते दो जगह इकट्ठे हो रहे थे, एक -1 पर और एक +1 पर। तो ये वाला भी पास हुआ। अब एक ऐसा ले लो कि जो बाउंडेड ना हो, ये वाला सीक्वेंस, ये बाउंडेड नहीं था, बाउंडेड बिलो तो था लेकिन बाउंडेड अबव नहीं था। और इसको खोलें तो कैसे चलता चला जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। और कभी भी रुकने वाला है नहीं, तो कहीं भी जमावाड़ा नहीं होगा, चलता ही चला जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला बाउंडेड भी नहीं है और फिर कन्वर्जेंट भी नहीं है, तो नॉट बाउंडेड इंप्लाई करता है नॉट कन्वर्जेंट को। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए आगे, अगला एग्जाम्पल आ गया कि सो दैट द सीक्वेंस 1/n हैज द लिमिट 0, so that the sequence 1/n has the limit 0। मुझे क्या दिखाना है कि 1/n सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, 0। तो ये जो सो दैट वाले क्वेश्चन होते हैं, अब अगर सब्जेक्टिव पेपर है और ऐसे कहा जा रहा है कि सो दैट द सीक्वेंस 1/n हैज द लिमिट 0, यानी 1/n की लिमिट क्या आएगी, 0, ये दिखाना है, ठीक है। बाकी तो मैं जान गया हूं कि लिमिट क्या आएगी, बाकी तो मैं जान गया हूं कि लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। लेकिन अगर खाली लिमिट निकालने का ही क्वेश्चन है, इतना से क्वेश्चन है कि 1/n की लिमिट क्या आएगी, तो ऑप्शन में टिक कर ही दूंगा 0। लेकिन अगर दिखाना पड़ रहा है तो फिर मुझे इस वे में शो करके दिखाना पड़ेगा, बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन शो करके दिखाना पड़ेगा। तो करने का रास्ता क्या है वो अभी मैं दिखाता हूं, ठीक है। कि कैसे आप शो करके दिखाते हो। इसको साइड में रखते हैं और आप लेते हो कि हेयर, सॉल्यूशन की बात करूं, हेयर Sn इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। एंड लिमिट किसको दिखाना है जी, 0 को, तो L इज इक्वल टू 0। तो नाउ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव वी हैव, और लेकर चलता हूं मॉड ऑफ Sn माइनस 0। और Sn किसको लिया, 1/n को, तो ये हटा दो चलो, क्योंकि Sn अकेला लिखा हुआ है बिना इनके।
तो मॉड ऑफ 1/n -0, और ये बराबर आएगा किसके, 1/n के। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं। अब n जो होता है नेचुरल नंबर होता है, यहाँ n क्या होता है, नेचुरल नंबर, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे। n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन रखोगे तो ये ऑलवेज कैसे आएंगे, पॉजिटिव। तो मॉड हटा सकता हूं मैं कैसे, डायरेक्ट ही कर लूंगा। अब मैं एक काम करता हूं, आपको ये पता है कि डेफिनेशन में ये यूज होता है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो, तो 1/n छोटा या बराबर हो जाएगा किससे, 1/m से। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1/, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब एक काम करता हूं कि नाउ चूज 1/m इज लेस देन एप्सिलॉन, 1/m इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, यहां से वैल्यू क्या आएगी, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो कि m इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, ठीक है, m इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। देन देन वी सी दैट, और अब सारी बात को अल्टीमेटली लिख दो कि फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n। क्यों, जैसे ही आप मुझे एप्सिलॉन दोगे मैं उसका 1/एप्सिलॉन लूंगा और उससे बड़ा क्या मान लूंगा, m, ठीक है। कैसे, आप मुझे एप्सिलॉन दे रहे हो 0.25, मैं उसका 1/, किया 1/0.25, कितना आ गया, 4, और 4 से बड़ा ले लूंगा मैं m, तो 5 ही तो लिया था मैंने, याद है ना। हाँ, तो यहाँ मुझे संबंध मिल गया किसमें, m और एप्सिलॉन में। आप मुझे एप्सिलॉन दो, मैं आपको तुरंत m पकड़ा दूंगा, ठीक है। तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए मुझे क्या मिल रहा है, m मिल रहा है, किस प्रकार की, such that mod of Sn minus 0 is less than epsilon for all n is greater than or equal to m। एक और हमें यहां लिखनी है, where n is greater than or equal to m, ठीक है जी। तो ये किसकी डेफिनेशन आ गई, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट की। तो दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू 0, यानी सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगा, 0 पर कन्वर्ज करेगा। आप यही तरीका रखें लिखने का जो येलो कलर में मैंने लिखा है, ये आपको आगे भी हेल्प करेगा। कुछ नहीं है इसमें, बाय डेफिनेशन शो करके दिखाना है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अगर अभी तो मैं दोनों लेकर चल रहा हूं कि अगर आपके पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है, यानी वही 1.5 घंटे वाला सीन 100 क्वेश्चन, तो फिर आपको ये तो डायरेक्ट पता होगा कि 1/n की लिमिट 0 होगी, इसके ऊपर काम कर लिया। लेकिन बाई चांस ये शो करने के लिए आ गया 7.5 नंबर में, तो जो येलो कलर में मैंने लिखा हुआ है उस हिसाब से शो करके दिखाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हर क्वेश्चन को इन्हीं चंद शब्दों से बनाया जा सकता है। आई समझ में बात, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। मैं ऐसा एम ले रहा हूं, ठीक है, मतलब इसको मुझे आंख बंद करके किससे छोटा रख देना, एप्सिलॉन से, या रेसिप्रोकल मारा m इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, क्लियर। अब ओवरऑल जो कुछ हुआ वो लिख दो कि देन वी सी दैट, हमने क्या देखा कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा, किस प्रकार, ये तो लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ Sn माइनस 0 इज लेस देन, जब 1/m एप्सिलॉन से छोटा है तो ये 1/m से छोटा है और ये इसके बराबर है,
भाई मॉड ऑफ एस एन माइनस जीरो किसके बराबर, किससे छोटा है, बराबर आ गया 1/m से। 1/m किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। तो इसको मैं एप्सिलॉन से छोटा नहीं बोल सकता, यहाँ ऐसे एप्सिलॉन लिख नहीं सकता, ये हो रहा है ना काम। तो इसको अब मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मॉड ऑफ एस एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ मैंने किया था कि एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। तो अल्टीमेटली इतना जो लिखा हुआ है ये डेफिनेशन आ गई कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस की, और उसमें डेफिनेशन में ये एल होता है, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, जीरो। आ गई समझ में, बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है।